हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है पैक्स सिल्का गठबंधन। पैक्स सिल्का गठबंधन एक युगांतकारी घटना बनने जा रही है, क्योंकि आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं, उसके बाद आते हैं टॉपिक पे। देखो, ये जो सिलिका है ये वही पदार्थ है, वही मटेरियल है जिससे जो मैक्सिमम चिप हैं दुनिया के, चाहे वो डिफेंस में आपके यूज हो रहे हैं, आपकी जहाज़ों में यूज हो रहे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में यूज हो रहे हों, या आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली डिवाइस में जो भी चिप यूज हो रहे हैं, सब सिलिका के ही बने होते हैं। तो अब आपको पता चल गया सिलिका की कितनी वैल्यू है। खैर, ये बताने वाली चीज़ तो नहीं थी, सबको पता है। अगर आप इस तैयारी को कर रहे हैं, अगर आप ये करंट अफेयर देख रहे हैं, इसका मतलब बेसिक समझ इतनी तो है ही कि सिलिका की वैल्यू क्या है। इसमें हम सिलिका वैली अमेरिका की जानते ही हैं, भारत में भी एक सिलिका वैली बोलते हैं कि बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली है। उसी क्रम में आपको ये भी पता है कि जो दुनिया का 90% सिलिका है, 90% सिलिकॉन चिप है, वो ताइवान में बनती है। और ताइवान और चाइना के संघर्ष के बारे में आप सबको पता ही है कि किस तरह दोनों के मध्य संघर्ष चल रहा है। अभी हाल ही में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है यूरोप में, ग्लासगो में, उस वक्त अमेरिका के जो मार्क रूबियो हैं, वो ये कहते भी हैं, कहते हुए पाए जाते हैं कि ताइवान में दुनिया की 90% से ज़्यादा चिप का निर्माण ताइवान में होता है। कल को अगर ताइवान के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया तो पूरी दुनिया का क्या होगा? पूरी दुनिया अंधी, बहरी और कानी हो जाएगी एक साथ। बिल्कुल सही बात है कि अगर ताइवान पे चीन कब्जा कर लेता है तो दुनिया का 90% जो चिप का शिपमेंट है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हम गूंगे, बहरे और काने बिल्कुल हो जाएंगे। गूंगे, बहरे, काने होने का मतलब आपका मोबाइल फ़ोन काम करना बंद कर सकता है, आपकी सेटेलाइट्स काम करना बंद कर सकती हैं, जो मतलब आपकी आँख हो गई वो सेटेलाइट्स हो गई, आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, आप यही सब इन चीज़ों को रिलेट करके आप समझेंगे तो आपका जीवन ठप हो सकता है। इवन छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी हैं, जो हमारी दिनचर्या में हैं, वो भी अब इन्हीं चिप से निर्धारित होगी। आने वाला समय, जैसे अभी तक हम बात करते थे कि उन कंट्रीज़ के पास पावर हुआ करती थी जिनके पास तेल हुआ करता था, अब जब नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, आने वाला समय जिनके पास चिप होगी या जिनके पास इस तरह की कैपेसिटी होगी, आने वाला समय उन कंट्रीज़ का होने वाला है। भारत भी उन कंट्री की दौड़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब अपने आप को केवल असेंबलर की भूमिका में नहीं पाता है, यानी भारत ये मानता है कि अब हम केवल इन चिपों के असेंबलर नहीं होंगे, बल्कि हम जो ग्लोबल साउथ है उसके लीडर बनकर निकलेंगे सामने। इसी क्रम में ये पैक्स सिल्का गठबंधन होता है। बेसिकली ये पैक्स सिल्का गठबंधन चाइना के प्रभुत्व को कम करने के लिए ही अमेरिका की रणनीति है। इसकी बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जब कोविड आता है, कोविड में जब दुनिया इस क्राइसिस से गुजरती है, सिलिका क्राइसिस से गुजरती है, चिप क्राइसिस से गुजरती है, तब दुनिया को ये एहसास होता है कि चाइना किसी भी समय मिनट भर में पूरी दुनिया के ऋण तोड़ सकता है अगर वो केवल ताइवान पर कब्जा मात्र कर ले। ऐसे में इस चीज़ को शिफ्ट करने के लिए ताइवान में जो रणनीतिक समस्या है, जो वहाँ पे स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम है, उसको तो मतलब युद्ध से ही सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल कोई इस कैपेसिटी में नहीं है जो चाइना से डायरेक्ट युद्ध कर सके। तो अब ज़रूरत है एक नया बेस बनाने की, एक शिफ्टिंग की, और वो शिफ्टिंग आ रही है भारत की तरफ। ये पैक सिल्का गठबंधन की बात करें कि इसमें कौन कौन राष्ट्र हैं, तो इसमें मैक्सिमम लोकतांत्रिक जो राष्ट्र हैं, जहाँ पर जो बाजार है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा सकता है, या सरकार जो लोकतांत्रिक है, ताकि चीज़ों को आसानी से सुलझाया जा सके। जापान हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गई, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह के राष्ट्र इसमें उपस्थित हैं। अब बात करते हैं, आपको हमने कुछ सेशन पूर्व दो तीन टर्मिनोलॉजी भी बताई थी आपको इसके बारे में, जो चाइना के साथ डीकपलिंग, इस तरह की चीज़ें बताई थी, इनको भी यहाँ पर रिलेट करना है। पेपर में इन सब की भी चर्चा थी, लेकिन हमने कई बार इसको आपसे डिस्कस कर लिया, इसको हमने नहीं लिया, इसलिए आज बात करते हैं पैक्स सिल्का की। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिल्का गठबंधन में शामिल होने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। यह गठबंधन सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि वही हमने आपको बताया कि कोविड के टाइम पर जो शिपमेंट का, जो कार्गो का एक ब्रेक आया, उसको मेंटेन करने के लिए, वैश्विक आपूर्ति को अबाध रूप से चलाने के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। 2023 में इसकी भूमिका बनती है, 2024 में लगभग ये बन के तैयार होता है, और भारत भी इसको ज्वाइन करने की इच्छा प्रदर्शित करता है। भारत ने इसी क्रम में अपना सेमीकंडक्टर मिशन भी स्टार्ट किया है। भारत के लिए क्या बदलेगा इससे? तो चीन पर निर्भरता में कमी आएगी। चीन इस वक्त ग्लोबल लीडर है इन चीज़ों का, भारत भी उसके ऊपर निर्भर है अपनी चिप्स के लिए। तो भारत के
जब खुद इनिशिएट करेंगे हम, तो चीन के साथ हमारी निर्भरता में कमी आएगी, जिससे हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हमको मिल सकेगी। आपको पता है, अगर आप किसी चीज़ पे निर्भर हैं, किसी के साथ पैक्ट में है कि आप वो देगा तभी आपको मिलेगा, तो आपकी रणनीतिक स्वायत्ता बाधित हो सकती है। वो आप पर कुछ थोप सकते हैं कि अगर आपको फला चीज़ चाहिए तो आपको ढकाने चीज़ हमें देनी होगी या आपको ये करना होगा। और क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमने आपको बताया आँख नाक कान है ये, आने वाले समय में संप्रभुता की असली चुनौती चिप्स में ही देखी जाएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बात कर रहे हैं ना, अगला आने वाला युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अगर आने वाला युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भूख कह सकते हैं वो है सिलिका, यानी उसका पेट भरेगा तभी तो वो काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीढ़ की हड्डी है ये सिलिका। तो इस क्रम में ये पैक्ट हुआ है। सेमीकंडक्टर और खनिज आपूर्ति में चीन के एकाधिकार को चुनौती देता है ये। टेक डिप्लोमेसी में नेतृत्व, जो टेक डिप्लोमेसी है उसमें भारत नेतृत्वकर्ता की भूमिका में सामने आता है इस पैक्ट में शामिल होने के बाद। वैश्विक तकनीकी में अगर शासन की बात करते हैं, वैश्विक तकनीकी शासन में भारत को एक निर्णायक भूमिका प्राप्त होगी इसमें शामिल होने के बाद, यानी भारत भी निर्णयन में शामिल होगा। निर्णायक भूमिका, शब्दों पे जाइएगा कि निर्णायक भूमिका मतलब है भारत निर्णय की शक्ति प्राप्त कर लेगा, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर एक बैठक हो रही, जैसे हमारा जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो है, तो उन्हें ही तो निर्णय की क्षमता है। बाकी वैसे तो 15 कंट्रीज हैं, 10 और सदस्य हैं, लेकिन उनको निर्णय की क्षमता नहीं है। उनको केवल ये कहिए कि राज्यसभा जैसी शक्तियाँ हैं उनके पास, जबकि वास्तविक लोकसभा की जो शक्तियाँ होती हैं वो इन्हीं के पास होती हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास ही होती हैं। तो जब भारत इसमें शामिल हो रहा है तो भारत की जो सिग्नेचरी है, जो वहाँ पे जो इसकी टेक डिप्लोमेसी है, उसमें उसकी क्षमता को वृद्धि मिलेगी। तकनीकी संप्रभुता की बात करते हैं तो वैश्विक शक्ति संतुलन में टेक डिप्लोमेसी की ओर भारत बढ़ रहा है। टेक सोवर्निटी को हम साध रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम अपनी संप्रभुता, सोवर्निटी मतलब अपनी हम संप्रभुता को बचा कर रखेंगे और उसे हम आगे बढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, केंद्रीय बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, यानी हमने अभी जिसकी बात की टेक सोवर्निटी की दिशा में सबसे महत्वाकांक्षी कदमों में से एक है। यह मिशन घरेलू चिप उत्पादन क्षमता निर्माण में वृद्धि को दिखाता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को सुनिश्चित करता है। यानी जो ये जो पैक्ट था, इसको हमने पहले अपने बजट में रेक्टिफाई किया है। बजट में रेक्टिफाई करने के बाद अब हम इस गठबंधन में जा रहे हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करने की बात करते हैं। भारत ने जो सेमीकॉन इंडिया मिशन है उसमें लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सोच कर रखा है कि आने वाले 5 वर्षों में $10 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने सेमीकॉन इंडिया मिशन में। उसको भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है इस चीज़ के लिए। भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की एआई समिट में आते हैं। एआई समिट के बाद वो भारत भ्रमण भी करते हैं, यानी भारत में कई जगह, मुंबई में कुछ वॉकिंग करते हुए दिखते हैं, बाद में एक चैनल को पॉडकास्ट देते हुए दिखते हैं और उस पॉडकास्ट में बड़ी ही आप कह सकते हैं बड़ी सधी भाषा में वो विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए पाए जाते हैं। वो चाहते हैं तो किसी बड़े न्यूज़ चैनल को, बीबीसी को या किसी भी चैनल को इंटरव्यू दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत के एक नॉर्मल पॉडकास्ट को चुना। नॉर्मल तो नहीं है, बहुत बड़ा पॉडकास्ट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो उनसे प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का उन्होंने बहुत सधी तरीके से उत्तर दिया। और उनके प्रश्नों को उत्तर देने को, अगर एक बार जरूर जाके वो पॉडकास्ट देखिएगा, आप उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कोई व्यक्ति जिसके पास गहरा वैश्विक अनुभव हो, यानी कि वैश्विक भू राजनीति का जिसके पास बहुत गहरा अनुभव हो, फिजिकली वर्ल्ड मैप को बहुत कायदे से जो समझता हो, वही उस तरह के सधे हुए उत्तर दे सकता है। इसका मतलब ये जो डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट क्यों कहें हम, ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर दिया है। भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी बात की है, भारत की भूमिका की चर्चा की है कि वैश्विक आने वाले समय में भारत किस तरह से वैश्विक नेता बनेगा या बन रहा है। उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी खुलकर बात की है। इसके विषय में जो हमने आपसे चर्चा की थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति की एक चैट भी लीक कर दी थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर भी उन्होंने चर्चा की और बड़े कड़े शब्दों में इसकी आलोचना भी की है। एक बार जाके देखिएगा, अच्छा लगेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को उच्चतम स्तर तक उन्नत किए जाने की घोषणा की है, उन्नत किए जाने की वकालत की है। क्या क्या शामिल होगा इसमें? रक्षा, अंतरिक्ष और एआई को महत्व दिया गया है। ये तीनों ही क्षेत्र हैं जो आने वाले समय में आपको वैश्विक
जो आगे की अग्रिम पंक्ति होगी उसमें अगर आप जगह बनाना चाहते हैं तो इन तीनों क्षेत्र में आपको महारथी होना पड़ेगा। ऐसे में भारत और फ्रांस मिलकर आने वाले समय में इन तीनों क्षेत्रों में, रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और एआई के क्षेत्र में अपने आप को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इसके बीच हमने क्या किया, हमने 26 राफेल के जो मरीन वाला स्क्वाड्रन था उसको हमने अपनी नेवी में शामिल करने की योजना बनाई है फ्रांस के साथ। तो आपको बताएं कि जो हमारा नॉर्मल राफेल है, जिसे हम राफेल बोलते हैं, डसॉल्ट की जो बना हुआ राफेल है, उसका एक दूसरा वर्जन है राफेल मरीन नाम से। मरीन नाम क्यों दिया जाता है या फिर उसमें क्या ऐसा, उसकी फायर कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, बस अंतर होता है उसकी टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता में कुछ अंतर होते हैं। उसका कारण क्या है, जो मरीन राफेल होते हैं, जो मरीन फाइटर जेट होते हैं, उनके पास कम समय होता है अपने आप को रोकने के लिए, क्योंकि वो चलते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरते हैं, वहीं पे उनको स्टेबलाइज होना पड़ता है, फिर वहीं से उनको अपनी उड़ान भरनी होती है। तो उनके पास जो रनवे होता है वो काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर सामान्य स्थल पे लैंड के। तो ये जो मरीन एयरक्राफ्ट होते हैं इनके साथ कुछ अलग अलग तरीके के यंत्र भी लगे होते हैं। आप कई बार देखते होंगे एक रस्सी नुमा संरचना होती है। जब फाइटर प्लेन आता है और तेज़ी से उस रनवे पर दौड़ता है तो उसके पीछे एक हुक सा लगा होता है जो फंस जाता है और काफ़ी दूर जाने के बाद उसमें तन्यता आती है। उसमें जो रस्सी होती है वो तन्य होती है और कुछ देर बाद जाकर उस मरीन फाइटर प्लेन को रोक लिया जाता है। तो मरीन फाइटर प्लेन में जो बेसिक अंतर है दोनों के बीच वो यही है कि इसकी जो टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। वो छोटी सी जगह में लैंड भी कर सकता है और तेज़ी से उड़ान भी भर सकता है। आप कहेंगे कि उस वक्त अगर लैंडिंग करते समय नहीं कर पाया तो क्या होता है, तो लैंडिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको पता होता है कि अगर हम यहाँ तक ये क्षमता नहीं प्राप्त कर सकें, वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं पायलट, तो अगर उनको पता है कि एक आप ये समझिए 100 मीटर का रनवे है, 100 मीटर मान लीजिए उनको रोकना है, उन्होंने देखा कि 50 मीटर में उन्होंने जो डिज़ायर स्पीड थी उसको नहीं कम कर पाए, इसका मतलब उनको पता है कि आगे वाले समय में उसको नहीं रोक पाएंगे, तो बची हुई स्पीड का प्रयोग करते हुए वापस से वो उड़ान भर लेते हैं और फिर लौट के आते हैं, घूम के आते हैं, एक चक्कर मार के आते हैं। आप कमेंट में बताइएगा ये चक्कर मारने को, यानी किसी एयरपोर्ट पर अगर कोई मतलब कोई मौसम का परिवर्तन आ गया है या कोई ऐसी जो टेक्निकल एरर आ गई जिसकी वजह से कोई जहाज़ अगर उतर नहीं पा रहा है, तो उसको जनरली कंट्रोल रूम से एक सिग्नल दिया जाता है कि आप एक सॉटी मारिए, एक चक्कर मारिए एयरपोर्ट का। इसको क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ इसको करने को क्योंकि लगातार अभी आप कई सारे प्लेन क्रैश देख चुके हैं, इन सब के बीच ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत चर्चा में है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर कल चर्चा करेंगे। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के सौदे को अंतिम रूप दिया गया है। भारतीय नौसेना की क्षमता में क्रांतिकारी वृद्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। जैतपुर परियोजना में फ्रांस की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा है। शासन सुधार और राजकोषीय नीति 2025 में नया आयकर अधिनियम आया था जो आने वाले अप्रैल 2026 में लागू होने वाला है। यह कर प्रणाली को सरल बनाएगी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इससे कर प्रणाली काफ़ी समृद्ध हो सकेगी। 2% TCS दर, यानी कि टैक्स जो ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट विक्रेता यानी जो सामान बेच रहा है वो सीधे क्रेता से लेता था, उस टैक्स में 5% से कमी लाकर 2% कर दिया गया है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को ही लाभ होने वाला है। इसमें खासकर जो विदेश में जाने वाले बच्चे थे जो पढ़ने के लिए जाते थे, विदेशी शिक्षा चिकित्सा प्रेषण पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इससे जो लाभ होगा वो सीधा उपभोक्ता को यानी हमको और आपको मिलने वाला है। 200 औद्योगिक क्लस्टर, 200 पुराने जो लीगेसी थी, जो बड़े बड़े क्लस्टर थे जिनको नाना जैसे पार्ले जी को आप ले लीजिए, 1900 के दशक में पार्ले जी का कितना बड़ा नाम था, वो फैक्ट्री बंद होने को चलिए। इस तरह के क्लस्टर्स को फिर से इम्प्रूव करना, 200 पुराने लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर को पुनरुद्धार की घोषणा, औद्योगिक नवजीवन की योजना बनाई गई है शासन सुधार और राजकोषीय नीति में। सर्वम एआई भारत का अपना कृत्रिम गुणवत्ता मॉडल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल। ये सर्वम है, ये एक एआई, हम इस पर पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। सरकार ने सर्वम एआई जैसे स्वदेशी मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बताया कि शासन प्रणाली में एकीकृत करने पर बल दिया है। ये जो एआई है विभिन्न भाषाओं को तत्काल प्रभाव से, अभी तक जो सर्वम की कैपेसिटी है वो लगभग 10 भाषाओं में, भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनमें से 10 भाषाओं में ऐसा समृद्ध अपने आप को बना चुका है कि आप डायरेक्ट बात करते रहेंगे और आपको कन्वर्ट करके
अनुवाद करके आपके कानों तक वो पहुंचा सकेगा। तो जो सर्वम एआई है, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। नागरिक डेटा सुरक्षा, यानी कि जो हमारी डेटा है वो हमारे देश में रहे, हमारे अपने सर्वर पे रहे, उसकी सुरक्षा, उसकी गोपनीयता, जो आर्टिकल 21 है, हमारी निजता का अधिकार है, उसको संरक्षित करता है। उसी दिशा में हमने इस एआई को डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारा डेटा हम तक रहे, उसे कोई मनमाने तरीके से केवल क्योंकि हम छोटी छोटी बातों के लिए एक्सेस देते हैं लोगों को। अगर हम कोई ऐप यूज करते हैं तो हम काफ़ी सारा एक्सेस उनको दे देते हैं। सरकार का ये प्रयास है कि आने वाले समय में हम अपने खुद के मॉडल बनाएं, खुद के एआई मॉडल बनाएं, जिससे हमारा डेटा गोपनीयता भी बनी रहे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की निर्भरता अन्य प्लेटफॉर्म जो हैं विदेशी प्लेटफॉर्म हैं उन पर निर्भरता में कमी लाई जा सके। बहुभाषी भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल समाधान, वही हमने आपको बताया कि विभिन्न भाषाओं का अनुवाद करने में सक्षम होगा, यानी लोगों में आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी फुलफिल हो सकेगा। हमारे देश में भाषा की भी एक अपने आप में लड़ाई है, एक अलग लड़ाई है, उसको हम इस माध्यम से, सर्वम एआई के माध्यम से दूर कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर एक यात्रा पे निकल चुका है। उत्तर प्रदेश ने अपना बजट प्रस्तुत किया है और इस बार लगभग 26 लाख करोड़, इस बार 26 लाख करोड़ का बजट उसने प्रस्तुत किया है और ऐसी उम्मीद जताई है कि आने वाले 2027 में, आने वाले वर्ष में हम इसे 40 लाख करोड़ तक पहुंचा देंगे और कुछ ही आने वाले कुछ वर्षों में हम अपनी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश यानी यूपीपीएससी की कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर एक अलग से विश्लेषण हम ले आएंगे पूरे बजट पे उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश के बजट में क्या हुआ है, क्या क्या घोषणा हुई है। हालांकि बहुत सारे आ गए हैं, हम लेट हो गए हैं थोड़ा, लेकिन फिर भी हम जल्दी ही इस पर आएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजकोषीय नीति अनुशासित वित्त और रोजगार सृजन। उत्तर प्रदेश की सरकार का योजना है कि राजकोषीय अनुशासन बना रहे, यानी अभी हमारे पास राजकोषीय घाटा, जो हमारा राजकोषीय घाटा है FRBM एक्ट के अंतर्गत जितनी हमने लिमिट बना कर रखी है कि हमारा राजकोषीय घाटा इतना होना चाहिए, उसके लिमिट के अंदर ही है। 2.97 तक सीमित है ये डाटा, जो हमने जो है FRBM एक्ट में लिमिट बनाई है उसके अंदर है। तो ये राजकोषीय हेल्थ को सूचित करता है, राजकोषीय स्वास्थ्य को सूचित करता है कि आपका राजकोषीय अनुशासन स्वस्थ है। रोजगार क्षेत्र में हम बात करते हैं तो हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना है। आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से अत्यधिक रोजगार को सृजन किया जाएगा। राजकोषीय अनुशासन की बात करते हैं, निवेश आकर्षण की बात करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया है। इसके बाद जो प्रतिक्रिया मिल रही है ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, उत्तर प्रदेश को जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। बहुत सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आना चाहती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण इस प्रकार से हैं कि सरकार ने अपनी नीतियों को इस प्रकार से टॉलरेट किया है, इस प्रकार से एक सिंगल विंडो के माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे आप, यानी जो आपसे कहने का मतलब है जो कंपनियां हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ आने चाहते हैं, उनको मिनिमम समस्या के साथ अपने यूनिट्स को स्टार्ट करने में सफलता मिल सके। भारत ब्राज़ील स्टील और खनिज साझेदारी, भारत और ब्राज़ील के मध्य एक MOU हस्ताक्षरित होता है। इस MOU का उद्देश्य है कि जो स्टील और खनिज हैं उनके बीच, दोनों के बीच एक साझा मंच हो, जिसके माध्यम से वो, खासकर हम जिस चीज़ में उनसे डील करते हैं आयरन ओर में डील करेंगे, कि इस्पात उत्पादन के लिए लौह अयस्क की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। दोनों राष्ट्र इस बात को तय करते हैं इस MOU के माध्यम से कि दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित हो आयरन ओर की, जो अयस्क बनाने के लिए, लौह अयस्क बनाने के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है। मैग्नीज और निकल, मैग्नीज व निकेल का जो प्रयोग होता है EV बैटरी में होता है। विशेष मिश्र धातुओं के लिए आवश्यक खनिज हैं ये मैग्नीज और निकेल, इनको भी दोनों MOU के माध्यम से एक दूसरे के साथ साझा करने की बात करते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात करते हैं, इसका मतलब दोनों राष्ट्र ग्लोबल साउथ के राष्ट्र हैं और भारत ग्लोबल साउथ का नेता बनकर उभरा है और ब्राज़ील उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य इस MOU के माध्यम से रखा गया है। भारत की अगली कृषि क्रांति AI और बायो मैन्युफैक्चरिंग आधारित होगी। ये भारत की चौथी कृषि क्रांति होने वाली है। ये डाटा अपने आप में, ये बात, ये फैक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत की पहली
दूसरी और तीसरी कृषि क्रांति के बारे में आप लोग बताइएगा कि पहली क्रांति किस चीज़ की होती है। तो पहली क्रांति हमारी वही हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन ने जिसको इनिशिएट किया था। दूसरी क्रांति हमारी श्वेत क्रांति की होती है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसे इनिशिएट किया था। पहली क्रांति 1960 के दशक में होती है, आई थिंक 1966 1967 में होती है। दूसरी क्रांति जो है 1970 से लेकर 1990 तक होती है। और तीसरी क्रांति जिसे हम तिलहन क्रांति ही बोलते हैं या पीली क्रांति बोलते हैं, येलो क्रांति बोलते हैं, उसे सैम पित्रोदा ने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था, और वो 1980 से लेके 1990 के दशक तक चलती है। अब जो हमारी चौथी क्रांति है, जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैं, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत की चौथी कृषि क्रांति AI संचालित होगी। डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सेंसर और ड्रोन तकनीकी से उत्पादकता और टिकाऊपन दोनों को सुनिश्चित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आने वाले समय में AI का प्रयोग इस स्तर पर करेंगे। अभी भी हम कर रहे हैं, अभी भी जो हमारे वो है प्रधानमंत्री की जो विभिन्न योजनाएं हैं कृषकों से संबंधित, उनको हम अपने सेटेलाइट से वॉच करते हैं, उनको हम अपने सेटेलाइट से देखते हैं और अपने सेटेलाइट से देखकर उन पर निर्णय लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम इसको पूर्णतः AI संचालित कर देंगे। यानी अगर कोई फसल का कोई हिस्सा खराब हो रहा है तो हम उसे AI से वॉच करेंगे, किसानों को मैसेज के जरिए उनको सूचना देंगे कि आप ये प्रयोग कर सकते हैं या आप इस तरह की खाद का उपयोग कर सकते हैं। जानवरों, जो विभिन्न जानवर हैं जिनकी वजह से खेती तबाह होती है, उनको भी हम AI के जरिए रेगुलेट कर सकेंगे। ऐसे सिस्टम लगा सकेंगे जिससे आवाज़ के माध्यम से या विभिन्न तरीक़ों से जानवर्स को, जो जानवर होते हैं, जो एनिमल होते हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे खेतों से और खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। भारत बनेगा जैविक औषधियों का वैश्विक केंद्र। भारत पहले ही जेनरिक औषधियों का वैश्विक केंद्र है। भारत पहले ही वैश्विक टीका का एक बड़ा प्लेयर है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है। वैश्विक टीकाकरण में भारत बहुत आगे है, वैक्सीन बनाने में हम बहुत आगे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम 10,000 करोड़ बायो फार्मा शक्ति मिशन की योजना इस बार बजट में की गई है। बायो फार्मा शक्ति मिशन के तहत हम निवेश की जो राशि है उसे 10,000 करोड़ तक बढ़ाने वाले हैं, जो हमारे भारतीय बायोलॉजिकल उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्टेबलाइज करने का कार्य करेगा। ग्लोबल हब बनाने की बात करते हैं तो हम वैक्सीन, बायोसिमिलर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन में भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाने का उद्देश्य है इस योजना का। यहाँ पे दो टर्म आप देख रहे होंगे, बायोसिमिलर और मोनोक्लोनल। वैक्सीन के क्षेत्र में तो हम पहले ही आगे हैं। बायोसिमिलर का मतलब है ऐसी वैक्सीन बनाना जो बायोलॉजिकल डाटा से निकलती हों, यानी कि DNA आधारित जो वैक्सीन होती हैं उनको हम बोलते हैं बायोसिमिलर विधि। यानी कि स्पेसिफिक आदमी के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने की क्षमता भी हम हासिल कर पाएंगे। यानी कि ये हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं। बायोसिमिलर जो टर्म है वो इसको भी इंक्लूड करती है कि ऐसी वैक्सीन बनाना जो DNA आधारित, यानी किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई रोग है उसको टैकल करना है आपको, तो आप उस क्षेत्र विशेष के DNA के आधार पर दवा बना सकते हैं। आने वाले समय में ये जो बायोसिमिलर वैक्सीन है इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। साथ ही जो मोनोक्लोनल वैक्सीन है, ये जो अत्यंत जटिल रोग हैं, जैसे कैंसर हो गया, इस तरह के रोगों के लिए वैक्सीन बनेंगी ताकि इस तरह के रोगों से निजात पाई जा सके। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये जो हमारा बायोफार्मा शक्ति मिशन है, ये भारत को वैश्विक औषधि जगत में एक आत्मनिर्भर प्लेयर के रूप में स्थापित करने में योगदान देने वाला है। CAQM के वैधानिक निर्देश, पराली दहन पर कठोर रोक। अभी तक ऐसा होता था कि दिवाली के समय जब धान की पराली जलाई जाती थी उस वक्त दिल्ली प्रदूषण युक्त हो जाती थी। इस बार CAQM ने गेहूं की भी पराली जलाने पर रोक लगाई है। उसने एक वैधानिक आदेश पारित करते हुए बताया है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने गेहूं अवशेष जलाने पर नए वैधानिक निर्देश जारी किए हैं। NCR और उससे सटे राज्यों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उल्लंघन करने पर कठोर दंड देना, जबकि वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। यानी कि किसानों को वैकल्पिक मार्ग प्रोवाइड करना कि आप इस पराली का दूसरा क्या उपयोग कर सकते हैं, आप हमें दे सकते हैं या आप इसका अन्यत्र उपयोग कर सकते हैं जलाने के बजाय। जतन सॉफ्टवेयर संग्रहालयों का संग्रहालय, हमने इस पर पहले भी चर्चा की है आपके साथ, एक बार फिर से करते हैं कि जतन संग्रहालय जो है वो संग्रहालयों का डिजिटल संग्रहालय है। जो भारत में विभिन्न संग्रहालय हैं उनकी संख्या की बात करते हैं तो भारत के जो 52 मुख्य संग्रहालय हैं, 52 पुरातात्विक संग्रहालय हैं, उनको एक डिजिटल रूप से एक जगह पर जतन सॉफ्टवेयर में संग्रहित किया जाएगा, जिसके माध्यम से
जो वैश्विक स्तर के इंटरेस्टिंग लोग हैं या भारत के लोग हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, वो घर बैठे जतन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन वस्तुओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है और अपने ज्ञान से लोगों को परिचित कराने का भी एक उद्देश्य है। साथ ही अपने संग्रहालयों को, जो हमारे विभिन्न संग्रहालय हैं, उनको डिजिटल रूप से सुरक्षित करके अमर बनाने की एक योजना है। इसी के साथ कंक्लूड करते हैं हम आज के सेशन को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।